साथ डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। एक हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान अचानक गोलियों जैसी आवाज से सनसनी फैल गई। इस वक्त मौके पर मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चंद मिनटों में जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और पूरा इलाका सील कर दिया गया। आखिर क्या है ट्रंप पर हमले की ये पूरी कहानी, कैसे मिनट दर मिनट हालात बिगड़ते चले गए, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। हिल्टन होटल के हाई प्रोफाइल इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। शाम होते होते यहां वीआईपी मेहमानों की आवाजाही बढ़ चुकी थी और माहौल पूरी तरह औपचारिक और सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचा, अचानक लॉबी की तरफ से गोलियों की आवाजों ने पूरे आयोजन को हिला दिया। पहले कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हमला है या कोई तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आने लगी। सीक्रेट सर्विस ने बिना देर किए ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पूरे हॉल में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया, जहां हर व्यक्ति को नीचे झुकने के निर्देश दिए गए और माहौल दहशत में बदल गया। इस खौफनाक साजिश की कहानी शुरू हुई भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे, जब वीआईपी, मीडिया और खास मेहमानों का आगमन शुरू हुआ और हर एंट्री पॉइंट पर सख्त सुरक्षा जांच चल रही थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद 4:30 पर मुख्य कार्यक्रम और डिनर की शुरुआत हुई, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद थे और माहौल पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन सुबह 6 बजे अचानक लॉबी और सिक्योरिटी एरिया से गोलियों जैसी आवाजें गूंजने लगी, जिसने पूरे कार्यक्रम को हिलाकर रख दिया। आवाज सुनते ही 6:15 पर सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई और ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। 6:20 पर हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई और स्टे डाउन के निर्देश गूंजने लगे। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे और पूरा माहौल दहशत में बदल गया। ठीक 6:30 पर एफबीआई समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इसके बाद 6:45 पर संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया गया और हालात को कंट्रोल बताया गया। महज 2 मिनट बाद 6:45 पर ट्रंप का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. इसके बाद 7:15 पर व्हाइट हाउस संबोधन की घोषणा की गई, जिसमें साफ कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है और पूरे देश की नजर अब इस घटनाक्रम पर टिक गई है। आखिरकार सुबह 7:30 पर इस पूरे इवेंट को रद्द कर दिया गया और जिस होटल में कुछ घंटे पहले जश्न का माहौल था, उसे क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की पड़ताल में जुट गई हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर वहां कैसे पहुंचे और इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं। और अब बात बंगाल के चुनावी रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोलकाता में
थनतनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के बाद एक विशाल रोड शो किया। दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने इस मेगा इवेंट के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़ाव का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कोलकाता में एक विशाल रोड शो के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर कोलकाता के सिद्ध शक्तिपीठ थनथनिया कालीबाड़ी में पूजा अर्चना के साथ की। रविवार की शाम उत्तर कोलकाता के लिए बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले विधान सरणी स्थित प्राचीन धनधनिया कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां काली के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने यहां कुछ समय मौन रहकर प्रार्थना की, जिसे बंगाल की संस्कृति और आस्था के साथ जुड़ने के एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मंदिर से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का विशेष वाहन सड़कों पर उतरा, पूरा इलाका जय श्री राम और शंख की ध्वनियों से गूंज उठा। पीएम मोदी का रोड शो बीके पाल एवेन्यू से शुरू होकर खन्ना क्रॉसिंग तक चला। पूरे रास्ते में सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे। छतों और बालकनियों से महिलाएं और बुजुर्ग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उत्तर कोलकाता की तंग गलियों में भी भारी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच इस रोड शो ने पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को थाम दिया, लेकिन समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। रोड शो और मंदिर में दर्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया और टीएमसी की ममता सरकार पर अपने अंदाज में प्रहार किया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण में 92% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ था। अब सभी की निगाहें 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं। वोटिंग से पहले उत्तर कोलकाता में पीएम मोदी का ये रोड शो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रोड शो का उद्देश्य उत्तर कोलकाता की उन सीटों पर प्रभाव डालना है जहां मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में टीएमसी का प्रभाव अच्छा खासा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की। मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त संदेश दिया है। सम्राट चौधरी ने जमीन माफिया और अतिक्रमणकारियों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया, तो अधिकारियों की सख्ती सीएम ने सख्त हिदायत दी है। तारापुर जगह छै ना, हमे तो प्रदेश में काम करे छियो, तो छुट्टी देबो तब ना पटना में करबे, तो छुट्टी रहते है ना तो। ये अंदाज बयां है सीएम सम्राट चौधरी का। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। शनिवार को सीतामढ़ी में माता सीता की पूजा और रविवार को मुंगेर का दौरा। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां सम्राट चौधरी के आने के बाद समर्थकों का जोश भारी है। सीएम बनने के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने दो बड़े बयान देकर सबको चौंका दिया। सम्राट ने
अतिक्रमणकारियों को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकारी जमीन पर घर बनाया तो वो घर गिराया जाएगा। जब उनके घर की सीढ़ी टूट सकती है तो कोई बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी ने बिहार के अफसरों को भी सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। सम्राट ने कहा, अगर अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाएंगे तो नप जाएंगे। तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय, ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग, और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। सम्राट चौधरी ने मुंगेर को कई सौगातें देकर विकास की नई उम्मीद जगा दी। असरगंज के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की। इलाके के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कैंप था, वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहाँ आंदोलन चलाने का काम करते थे। इसको भी एक पर्यटन केंद्र घोषित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र और जन्मभूमि तारापुर की धरती से सम्राट ने कड़ा संदेश दिया। सम्राट ने अतिक्रमणकारियों और जमीन माफियाओं को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही अधिकारियों को भी हिदायत दे दी, अगर फाइल लटकाई तो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सम्राट ने अपने सख्त अंदाज और तेवर से साफ कर दिया है कि बिहार के विकास में रोड़ा अटकाने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे 4 पैदा करो लेकिन एक आरएसएस को दे दो। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। मांझी ने कहा कि बच्चे पैदा करने में संकीर्णता नहीं करनी चाहिए। अब मांझी के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे 4 पैदा करो लेकिन एक आरएसएस को दो। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। मांझी ने कहा, बच्चे पैदा करने में संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए। मांझी ने अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य केवल पेट भरने के लिए ही पैदा नहीं होता, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होता है। कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। मांझी ने जनसंख्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता। सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या बढ़ाने में संकीर्णता नहीं दिखाने की बात कहकर सियासी बहस छेड़ दी। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस बयान पर मांझी का खोलकर साथ नहीं दिया, तो विपक्ष ने भी मांझी के इस बयान के लिए पलटवार किया। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना राइट टू लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के सलाह से कोई अपना जीवन नहीं जीता है। बाबा बागेश्वर का बयान केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो वो केंद्र सरकार से मांग करे कि हम दो हमारे 4 का कानून लाए और उन 4 बच्चों का चिकित्सा की गारंटी ले, शिक्षा की गारंटी ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है
कि परिवार और जनसंख्या से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत और परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या निर्देश उचित नहीं है। जहां तक जीतनराम मांझी जी के बयान की बात है, उन्होंने सही कहा है कि हर बच्चा अपने साथ संभावनाएं लेकर आता है। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कोई संत नहीं है। हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि ये एक मैजिशियन हैं जो मैजिक दिखा करके अपना और देश भर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी जी हैं, तो वो जो है जीतनराम मांझी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि राम को गाली दिया उन्होंने, जो है वो रामायण को काल्पनिक बताया उन्होंने, ब्राह्मणों को गाली दी उन्होंने, और अभी वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। जीतनराम मांझी के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी। जनसंख्या नीति पर मांझी के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। आरएसएस भारत में हिंदू आबादी को बढ़ाने पर जोर देती रही है। मांझी का ये बयान कहीं न कहीं ऐसे विचारों का समर्थन ही है। न्यूज 18 के लिए गयाजी से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पटना में जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू दफ्तर में कार्यक्रम में शामिल हुए तो निशांत कुमार भी अलग अंदाज में नजर आए। निशांत ने कहा कि 4 मई को चंपारण में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती के मौके पर हो रहे कार्यक्रम की। पहली तस्वीर में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू कार्यालय में ये उनका पहला कार्यक्रम था। दूसरी तस्वीर निशांत कुमार की है। पगड़ी पहने निशांत कुमार का अलग ही अंदाज है। जेडीयू दफ्तर में भामा शाह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान समर्थकों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। निशांत ने भामा शाह के कार्यों को याद किया। भामा शाह जी का कहना था कि देश से कमाया हुआ धन अगर देश की रक्षा में लगा दिया जाए ये उनका सौभाग्य है। भामा शाह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धन की सच्ची सार्थकता इसी बात में है कि उसे समाज और देश हित में लगा दिया जाए। निशांत कुमार 3 मई से बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। निशांत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। भामा शाह की जयंती पर उनका खास अंदाज सबको भा गया। कार्यक्रम के बाद निशांत ने कहा कि 4 मई को उनकी जेडीयू नेताओं के साथ मीटिंग है। वो पूरा बिहार घूमेंगे और पिताजी ने जो काम किया उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। 4 तारीख को फिर मीटिंग है जी। पूरा बिहार घूमेंगे, बिहार का अलग कल्चर है, पिताजी काम को बताएंगे। 3 मई से हाँ, जो भी उन्होंने किया 20 साल उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो उनके अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश करें। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का अब फोकस पार्टी और संगठन पर है। भामा शाह की जयंती पर नीतीश कुमार पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान जब एक गाना बजा तो नीतीश ने पार्टी नेताओं से ताली बजाने को भी कहा तो निशांत भी पार्टी दफ्तर में अलग अंदाज में नजर आए। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिसे बिहार के चारा घोटाले से जोड़ा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाले की, जिसके तार चाईबासा से लेकर रांची तक जुड़ गए हैं। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। घोटाले की गूंज सत्ता के गलियारों तक, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम, सालों से चल रहा अवैध निकासी का खेल, ट्रेजरी घोटाले के तार कितने गुनहगार, बढ़ रहा दायरा, असली मास्टरमाइंड कौन, करोड़ों की निकासी और सिस्टम खामोश। क्या झारखंड में ट्रेजरी का ताला टूट चुका है? यह सिर्फ अकाउंटेंट की करतूत है या पूरा नेटवर्क है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चाईबासा से लेकर राजधानी रांची तक करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। चाईबासा में ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी ऑफिस में पूर्व में
पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू, उनके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। जिला प्रशासन ने जांच के लिए एडीसी, एसडीओ, डीएसपी और वित्त विशेषज्ञों की टीम गठित की। प्रारंभिक जांच में 2016 से 22 के बीच वेतन, पेंशन समेत विभिन्न मदों में 35 से 45 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई है। इस घोटाले के तार हजारीबाग, बोकारो, पलामू, रांची समेत कई जिलों तक जुड़े हैं, जहां सालों से करोड़ों में अवैध निकासी की जा रही है। तो वहीं अब इस घोटाले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने मामले में लीपापोती की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग केंद्रीय एजेंसी से कराने का इसलिए मांग कर रही है कि जो भी चीज़ें सामने आई है, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है या अन्य विभागों में भी हुआ है, तो इसकी जांच जब तक केंद्रीय एजेंसी नहीं करेगी तो ये राज्य सरकार की सीआईडी की जांच को कितना आगे बढ़ा पाएगी।